चलिए, वेलकम टू ऑल एट मूल मंत्रा क्लासेस। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मूल मंत्रा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और यहाँ से क्लास हम लोग की लाइव होगी, फिर हम लोग यूट्यूब पे इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। यह जो है कि अभी अभी माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहली बात तो कि आपके सामने लिखा हुआ है ना कि स्टैटिक जीके। यहाँ पे लिखा आपके सामने कि स्टैटिक जीके जो है टोटल आपके 1000 क्वेश्चन होंगे और साइंस के आपके 500 क्वेश्चन होंगे। अगर दोनों को देखा जाए तो आपके टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल आपके 1500 क्वेश्चन हो रहे हैं। डेली हम लोग जो है 15 क्वेश्चन कवर करेंगे, मतलब पूरे डिटेल के साथ। और ये जो आपके 15 क्वेश्चन होंगे पूरे डिटेल के साथ होंगे, इसका सबसे पहला लेक्चर आज आप लोग के लिए है। और यह क्वेश्चन किस किस एग्जाम के लिए आपके रिलेवेंट होंगे, क्या क्या इसमें है, तो जरा समझिए। देखिए, नॉर्मली आप एसएससी का पेपर देने जाएं या फिर आप बैंकिंग का मेंस देने जाएं जिसमें जीए आता है, या फिर आप यूपी पीयूपी से कोई पेपर देंगे आप, तो उसमें आपको जीके मिलता है। रिगार्डिंग हम बात करें आपके स्टेट एग्जाम की, तो स्टेट एग्जाम के रिगार्डिंग आपके जैसे यूपी स्पेशल के क्वेश्चन कुछ आते हैं। यहाँ पे हम लोग यूपी स्पेशल भी कवर करेंगे, प्लस पर स्टेट जितनी चीजें आपकी पॉसिबल हैं सारी चीजें यहाँ कवर की जाएंगी। तो इसलिए जो है एक बार हम लोग क्लास को एक बार समझ चुके हैं कि कैसे हमें क्या पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, आप लोग क्लास में आज हम लोग का ये पहला लेक्चर होगा। पहला लेक्चर मतलब 1 से 15 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग अभी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। रीजनिंग गुरु अपने गोस्वामी सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है अपने गोस्वामी। जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा एक चैनल रीजनिंग गुरु अपने गोस्वामी नाम से, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास की लिंक्स आपको यहीं पे प्रोवाइड होती रहेंगी, आपको सब कुछ यहाँ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर सभी लोग देंगे। आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के माइक हम यहाँ से म्यूट करने जा रहे हैं सबके। कमेंट बॉक्स में आप यहाँ से आंसर करिएगा। नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है? चलिए, नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है? उत्कर्ष का आंसर आ चुका है। उत्कर्ष का आंसर जो है कि पहला हो जाएगा, यानी कि कोहिमा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमने ये देखिए नागालैंड की राजधानी क्या होगी आपकी। नागालैंड की राजधानी आपकी जो होगी यह आपकी कोहिमा होगी कि ईटानगर होगी कि दिसपुर होगी, क्या होगी? फटाफट बाकी लोग। पूनम कह रहे हैं कोहिमा, गौरव भी कह रहे हैं कोहिमा। चलिए, वेरी गुड। देखिए, नागालैंड की राजधानी कहाँ है भाई? नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिन्होंने दिया था उसका बिल्कुल सही आंसर। देखिए, बाकी आपके तीन है, किसके किसकी राजधानियां हैं? तो दिसपुर जो है आपका यह असम का राजधानी है। ईटानगर आपके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और जो आइजोल है आपके मिजोरम की राजधानी है। मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन था यह आपके स्टेट और कैपिटल से था। याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन स्टेट कैपिटल के साथ साथ कंट्री प्लस कैपिटल भी आते हैं, कंट्री प्लस करेंसी भी आते हैं। आगे हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। चलिए फटाफट जल्दी से आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। यहाँ पे बात भारत की गई है। अगर बात एशिया की जाएगी तो कुछ और होगा। बात पूरे देश के विश्व करेंगे तो कुछ और होगा। यहाँ पे बात केवल भारत की गई है। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। चलिए, वेरी गुड। नंदनी कह रही है असम हो जाए, गौरव करे असम हो जाए, वेरी गुड। उत्कर्ष करे असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आंसर आपका जो है कि आंसर बिल्कुल सही है। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे राज्य है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन का चाय कौन करता है भारत में? तो वो है आपका असम। ठीक है, चलिए फटाफट तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स? गवर्नर, जिसे आप लोग राज्यपाल कहते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन? देखिए, राज्यपाल के नाम भी करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। जब करंट की क्लास होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से राज्यपाल कहाँ के हैं। बट अभी आप याद रखिएगा कि आपका क्वेश्चन पूछता है, यहाँ आप नंदनी करेंगे पीएम हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चलिए देखते हैं, बताइए फटाफट सभी लोग बताएं।
कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए विवेक कहना कि ये यानी प्रधानमंत्री, देख लेते हैं भाई। वैसे तो प्रधानमंत्री हमें लग रहा है कि आपका आंसर गलत है, ऐसा हमें क्यों लग रहा है कि आपका गलत है? हमें लग रहा है आपका आंसर गलत है। चलिए राष्ट्रपति हो जाएगा, वेरी गुड। हमने कहा सर प्रधानमंत्री, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और अगर बात की जाए तो आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। अगर क्वेश्चन यह पूछता है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वह राज्यपाल करता है। लेकिन अगर राज्यपाल को नियुक्त करने की बात आएगी तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं उसके बारे में भी आपको क्या करना होगा? पढ़ते रहना होगा, जानते रहना होगा, ठीक है। चलिए अदिति साउंड नहीं आ रहा है, एक बार माइक को, जो माइक का ऑप्शन होगा आपके लेफ्ट में, देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे माइक का ऑप्शन होगा, इसे जो है आप ऑन करिए, माइक वाले ऑप्शन को ऑन करिए। लेफ्ट में आपके माइक लिखा होगा उसको आप जो है कि ऑन करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है, जिसे आप लोग टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल, इनमें से कौन सा बांध है? मतलब कि कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है, बताइए। डैम, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल और इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चलिए आंसर आने लगे हैं, कर पूनम सभी आंसर देने, नंदन कह रहे हैं सर बी, हीराकुंड कह रहे हैं लोग। हीराकुंड बांध पे लोग कह रहे हैं कि सबसे ऊंचा बांध है। देखिए हमने क्वेश्चन में क्या पूछा? सबसे हाईली, सबसे हाईली मतलब कि जो सबसे अर्थ सबसे ऊंचाई पे जो बांध है उसकी हमने बात की आपसे, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, किसका समुद्र स्तर से सबसे अधिक ऊंचाई है। चलिए देख लेते हैं भाई किसका आंसर क्या आना। हमने कहा देखिए जरा, तो इसका आंसर जिन्होंने भी हीराकुंड दिया था वो शायद हीराकुंड नाम ही सुने होंगे, तो सोचे होंगे वही सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जब भी पढ़े तो उसको बहुत सोच समझ के आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन निकाल रहे, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। पहली बात तो सबसे ऊंचा बात कौन सा भाई? टिहरी है। अब क्वेश्चन बनता है कि टिहरी बांध जो है किस नदी पे है या किस प्रदेश में है। तो देखिए टिहरी बांध जो आपका है, या सबसे पहली बात किस प्रदेश में है, तो यह है आपके उत्तराखंड में। और अगर बात करें तो किस नदी पे है, तो यह भागीरथी नदी पे है, इसे याद रखिएगा। आगे अगर देखा जाए तो यह दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध भी है। यह दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध भी है। यह दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध भी है। यह दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध भी है। चलिए आगे देखा जाए, आगे बोला गया कि यह दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 261 मीटर, ध्यान समझिए इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है हीराकुंड, इसलिए हीराकुंड आपके माइंड में था, बट इसका आंसर क्या होगा? टिहरी बांध। और अगर बात करें कि हीराकुंड बांध कहाँ पे, तो हीराकुंड जो है आपका यह महानदी पर स्थित है, और यह कहाँ पे? ये आपके उड़ीसा राज्य में। तो याद रखिएगा कि हीराकुंड जो है आपका उड़ीसा राज्य में है, और यह जो है कि महानदी पे है, ठीक है। जबकि आपका टिहरी बांध किस पे है? भागीरथी नदी पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है, और यह क्वेश्चन क्या है जरा देख लिया जाए। एक सेकंड जरा, पीपीटी हम बैक कर रहे हैं। एक चलिए बताइए, इनमें से किस शहर में भगवत गीता की भूमि के रूप में जाना जाता है? कौन सा ऐसा शहर है जिसे भगवत गीता की भूमि कहा जाता है? बताएं। भगवत गीता की भूमि किसे कहा जाता है? आप लोग फटाफट से कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। भगवत गीता की भूमि किसे कहा जाता है, या किसे भगवत गीता की भूमि के रूप में जाना जाता है, और ऐसा क्या होता है, क्या रीजन, जरा ये देख लेते हैं। हमें सबसे पहले अगर देखा जाए
देखिए आप लिखेगा हरियाणा में स्थित जो कुरुक्षेत्र है उसे भगवत गीता की भूमि के रूप में जाना जाता है या धर्म क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम अगर यह आपसे पूछते भगवत गीता ना लिख करके हम यहाँ पे अगर आपके सामने यह लिखे होते कि धर्म क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है, इसका आंसर भी क्या होता है, इसका आंसर भी आपका कुरुक्षेत्र ही हो जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ कि स्थान के महत्व को इस तथ्य के जिम्मेदार ठहराया जाता है कि महाभारत में जो कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया था वो इसी भूमि पर लड़ा गया था और भगवान गीता का गीता का जो उन्होंने उपदेश दिया था वो इसी भूमि दिया गया था, इसलिए उसे गीता यानी भगवत गीता की भूमि भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, या फिर कुरुक्षेत्र को जो धर्म क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा सबसे पहली बात कि भगवत गीता की भूमि के नाम से किसे जानते हैं, तो उसे जानते हैं कुरुक्षेत्र को। दूसरा क्वेश्चन धर्म क्षेत्र के नाम से किसे जानते हैं, तो भी कुरुक्षेत्र को। और तीसरा क्वेश्चन यह कि कुरुक्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो यह हरियाणा में स्थित है। ये तीन प्रश्नों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जरा इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्तूप कुषाण राजा कनिष्क द्वारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दौरान स्थापित किया गया था। और यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस कई सारी परीक्षाओं में आपके पूछा जा चुका है, यह प्रीवियस कई सारे पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए बताइए, सांची का स्तूप है, रामभर स्तूप, केसरिया, पेशावर, इसमें से कौन सा स्तूप है जिसे कि कुषाण राजा कनिष्क, ठीक है, उनके द्वारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान स्थापित किया गया था। रामभर का अतुल मिश्रा कह रहे हैं रामभर, देखिए तुक्का नहीं लगाना है भाई, तुक्का नहीं लगाना है आपको। हाँ देखिए जरा, तो इसे अब जरा ध्यान से समझिएगा, जो आपके सामने स्टैटिक डाटा लिखा है, क्या लिखा है कि पेशावर स्तूप या कनिष्क स्तूप। ध्यान समझिए, लास्ट का जो आपका ऑप्शन था ना पेशावर स्तूप, तो इसे पेशावर स्तूप या कनिष्क स्तूप के नाम से भी जानते हैं। हमने कहा सर पेशावर स्तूप या कनिष्क स्तूप आपका जो है यह कुषाण राजा कनिष्क द्वारा स्थापित किया गया स्तूप था। इस समय प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो पेशावर आपका कहाँ पे है, तो प्रेजेंट टाइम में जो पेशावर है वो आपके पाकिस्तान के बाहरी हिस्से में स्थित है। और अगर सांची स्तूप की बात करें हम, तो सांची स्तूप जो आपका है वो भारत के मध्य प्रदेश में सागर जिले में स्थित है। और सांची स्तूप जो है वह सांची शहर में स्थित बौद्ध परिसर है। देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि पेशावर स्तूप या कनिष्क स्तूप किसने बनवाया था भाई, तो उसे बनवाया था कुषाण राजा कनिष्क ने बनवाया था। और यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान स्थापित किया गया था। और फिर से अगला क्वेश्चन आपका यह बना कि सांची स्तूप कहाँ पे थे, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन आपका यह बना कि सांची स्तूप किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह बौद्ध परिसर है। क्या है, यह एक बौद्ध परिसर है इसलिए स्थित है। तो बौद्ध परिसर जानते हैं, सांची स्तूप क्या बौद्ध परिसर है। और रामभर स्तूप कहाँ पे, रामभर स्तूप आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जो कि हम लोग गोरखपुर के जिले के बगल में है, बड़े गौरव की बात है। बाकी केसरिया स्तूप की बात करें तो केसरिया स्तूप भारत के बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है। तो चारों के चारों के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने कहा सांची स्तूप कहाँ पे भाई, तो मध्य प्रदेश में सांची है और यह एक बौद्ध परिसर है। रामभर की अगर बात करें तो रामभर आपके यूपी के कुशीनगर में है। और अगर बात करें केसरिया स्तूप की तो केसरिया स्तूप आपका बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है। बाकी पेशावर आपका कहाँ पे, पेशावर आपका यह पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में स्थित है, जो कि कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो आई होप ये आपका बिल्कुल क्लियर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर 7, फिनलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है। देखिए बार बार कहा जाता है कि राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पक्षी आपके पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन दिया गया कि फिनलैंड जो है आपकी फिनलैंड की राष्ट्रीय पशु क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा गया राष्ट्रीय पशु क्या है। एक वीडियो भी आपके साथ लेकर हम जुड़े थे जिसमें चर्चा किया गया था आपके सामने की टोटल एशिया में उपस्थित आपकी जो 48 कंट्रीज हैं, इन 48 कंट्रीज को पढ़ने का हम लोग तरीके देखे थे, कैसे हम लोग 48 कंट्री को याद करेंगे, ठीक है। तो इसकी सारी राजधानियां आपको याद कराया गया था। तो इसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। फिनलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है, चलिए मे भी शायद किसी को भूरे भालू, किसी ने आंसर दिया, विवेक ने कहा। चलिए देख लेते हैं भाई, हमने क्या देखिए इसका आंसर भी होगा भूरे भालू। हाँ ब्राउन कलर के आपके जो भालू होते हैं यही आपका फिनलैंड का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। राष्ट्रीय पशुओं को हम एक एक करके दो करके धीरे धीरे आपको याद करवाते चलेंगे, ठीक है। चलिए आपका एक फिर से आपका अगला एक क्वेश्चन आया जो कि आपके हिस्टोरिकल पार्ट से है, जो कि स्टैटिक का ही क्वेश्चन है। नरढर जिसे आप लोग टोरसो भी कहते हैं, टोरसो का पत्थर की जो मूर्तिकला है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा। तो इसमें से किस सभ्यता के अंतर्गत जो है कि
टोरसो पत्थर की मूर्ति कला पाई गई है। टोरसो पत्थर जो है वह एक तरह से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो आपके लाल बालू होते हैं ना, यह रेड कलर के बालू से, रेड सैंड से जो है कि आपके निर्माणित एक मूर्ति कला है। तो यह मूर्ति कला आपके किस पुरातात्विक स्थल में पाई गई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा। यह किस में पाई गई है? चलिए हम देखते हैं। हमने कहा सर यह हड़प्पा में जो है कि हड़प्पा सभ्यता में टोरसो, याद रखिएगा, नरधर या टोरसो। हमने कहा नरधर या टोरसो जो है या आपकी पत्थर की मूर्ति कला जो है वो आपके हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है। लिखा है मेड बाय रेड सैंड स्टोन। जैसा मैंने आपको बताया है कि लाल बलुआ से, लाल बलुआ देखा ना, लाल कलर की जो बालू होती है, लाल बालुआ से जो है कि बनाई गई मूर्तियों की जो एक सभ्यता है वो कहाँ पाई गई? वो आपके हड़प्पा में पाई गई थी। और यह जो है कि टोरसो नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के समूह के अध्ययन का वर्णन करता है? और एक क्लास बहुत जल्द आपके साथ लेके जुड़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें आपको विथ ट्रिक जो है, जैसे आज तक ट्रिक के साथ ही आपको बहुत सारी क्लासेस में प्रोवाइड की है, ऐसे आपको ये चीज पढ़ाने वाले हैं। दो चीजें, पहला आपको हम पढ़ाने वाले हैं कल्चर, जैसे कि वीटी कल्चर, वर्मी कल्चर, ईपी कल्चर, सब कल्चर जो है आपके किससे संबंधित है, किसका पालन किसका उत्पादन है। और आपका एक हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक आपके विज्ञान शास्त्र के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप बता सकते हैं कि ऑर्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी किसका है, इक्थियोलॉजी किसका है। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, हेमेटोलॉजी किसका है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है। तो मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे एक ट्रिक के साथ, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो। पढ़ते तो आप हमेशा हैं लेकिन आप भूल जाते हैं, तो हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए कि जनसंख्या के समूह का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? सबसे पहला लिखा आपके सामने सैनकोलॉजी, इसे बोलते हैं परिसंपदा। ठीक है, दूसरा आपके सामने लिखा है आइटकोलॉजी, इस आइटकोलॉजी बायोम्स, और आपके सामने कम्युनिटी मतलब कि संप्रदाय। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? जनसंख्या के समूह के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। हमने कहा इसे बोलते हैं सैनकोलॉजी। तो सैनकोलॉजी याद रखिएगा, सैनकोलॉजी किसे बोलते हैं? सैनकोलॉजी का मतलब होता है कि जनसंख्या, देखिए सैनको संख्या कुछ ऐसा आ रहा है ना, सैनकोलॉजी में ही संख्या शब्द कुछ ऐसे आ रहा है ना, सैनको संख्या शब्द में आ रहा है, तो सैनको मतलब संख्या, ये जनसंख्या के समूह का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा सैनकोलॉजी आपके जनसंख्या के समूह का एक अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां आपका, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? और इसका आंसर तो हमें लग रहा है सबका आएगा, इसका आंसर सबका आएगा क्योंकि यह क्वेश्चन हमें लग रहा है सब लोग इसका आंसर देंगे, बहुत लोगों ने इसे पढ़ा होगा। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर कर दीजिए। अतुल अनम्यूट क्यों ना, अतुल इसलिए क्योंकि यहाँ से हमने बंद कर दिया है। कुछ लोग तो अनम्यूट करने के बाद जो है क्लास में आंसर देंगे और कुछ लोग उसी में कुछ और करने लगेंगे हम, इसलिए हमने यहाँ से म्यूट कर रखा है। आप अनम्यूट नहीं कर सकते, क्लास जब तक चलेगी तब तक आप लोग म्यूट रहेंगे, कमेंट बस कर सकते हैं। चलिए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? फटाफट इसका आंसर करें सभी लोग, इसका आंसर तो कर सकते हैं सभी लोग। चलिए गौरव का आंसर है, गौरव वेरी गुड, कह रहे हैं ये हो जाएगा, मतलब गोदावरी को जो है भारत की दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं। हमने कहा कि गोदावरी को भारत की दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। उपासना भी आंसर करिए, वेरी गुड। चलिए देखें, हमने कहा सर गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे जो है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी है। ठीक है, देखिए अगर दक्षिण भारत की गंगा की बात करेंगे तो किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। ठीक है, तो दक्षिण, देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी तो गंगा है, और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। तो सबसे बड़ी नदी गंगा थी, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो गोदावरी है, और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे जो है कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, यह आपका क्वेश्चन है। 29 अगस्त को। अभी अगर ये नहीं मनाया जाता तो फिर आपसे ये भी पूछने वाले हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस अगर मनाया जाता है तो फिर बाकी ये डेट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? चलिए बताइए। 29 अगस्त
31 अक्टूबर, 5 अप्रैल और 17 दिसंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस की अगर बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए डेट्स भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो डेट्स के बारे में भी आपको ही जानते रहना होगा। बताइए 31 अक्टूबर, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं। हमने देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया भाई, राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। स्टैटिक पॉइंट है तो स्टैटिक पॉइंट के बारे में जानते रहना होगा, ठीक है। चलिए 29 को खेल दिवस मनाया जाता है, तो चलिए ठीक है, वेरी गुड। देखिए हमने कहा राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे वर्ष 2014 में स्टार्ट किया। ध्यान सुनिए, राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बात तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह 2014 से मनाया जाता है। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिससे आप लोग उनके नाम पर उनकी एक प्रतिमा भी बनी है, जो कि आपकी गुजरात में है। प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का मतलब ही एकता होता है। एकता मतलब वह भारत में कहा जाता है कि जो 565 रियासतें थी आजादी के बाद, उन सभी रियासतों को एक गठबंधन में बांध कर ये सुंदर सा भारत का जो रूप है ना, यह रूप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में ही मिला हम लोगों को। तो इसलिए उनके नाम पे यह एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए, और यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक बात और जानते रहिए कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनके नाम पे उनके बर्थडे के रूप में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो यह आप जानते रहिएगा। और 31 अक्टूबर को आप याद रखिएगा, क्या 31 अक्टूबर को आप याद रखना राष्ट्रीय एकता दिवस, 29 अगस्त को क्या आपका राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। 28 फरवरी ऐसे आपका मिलेगा, 28 जनवरी मिलेगा आपको, अभी 28 फरवरी मिलेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे आपका आ रहा है 5 जून। 1 मई को क्या मनाया गया था? 1 मई को आपको विश्व मजदूर दिवस मनाया गया था, जिसे आप मजदूर दिवस नाम से जानते हैं। तो बाकी 5 जून को आप पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो आपके रिसेंटली जो मंथ गुजरे ना, उस महीने में एक एक करके आप याद रखिए, आपको हमेशा सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। चलिए फटाफट से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में 12वां जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और यदि आपकी परीक्षा में स्टैटिक के फॉर्मेट में ही पूछा गया है। क्वेश्चन है कि वेब पेज जो आपके किस भाषा में लिखे जाते हैं? जो आपके वेब पेज होते हैं, मतलब जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपका किस पेज में होता है, क्या उसकी लैंग्वेज है? सारे के सारे लैंग्वेज हैं आपके। अब एक कंप्यूटर वाले व्यक्ति ही इसका आंसर दे पाएंगे। उत्कर्ष कह रहे हैं सर ए हो जाएगा HTML, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? उत्कर्ष। चलिए आकाश कह रहे हैं सर ये हो जाएगा। रीमा कह रही हो जाएगा। जो कंप्यूटर फील्ड से जुड़े बच्चे उनके आंसर, इसका फटाफट इसका आंसर आएगा। C++, XML, जावा, ये सभी जो है आपके कहीं ना कहीं एक ऐसे ही लिखे फॉर्मेट, जो कि आपके इस सब के सब आपके कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज है जिसमें आपके पेज डेवलप किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई। हमने कहा देख लेते हैं इसका आंसर क्या होना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए विवेक, वेरी गुड। हमने कहा सर HTML के फॉर्मेट में ही जो है कि आपका वेब पेज लिखा जाता है। और आपका HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक परीक्षा ने पूछा था, रेलवे ग्रुप डी ने पूछा है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म भी आपके पूछे जाते हैं। तो HTML का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और अगर वेब पेज की बात करें तो वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो लिखे जाते हैं आपके हाइपर HTML के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? कंप्यूटर में लगे हुए यूपीएस का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म यूपीएस का क्या है? फटाफट इसका आंसर बताएं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका अनबायस्ड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सोर्स, और अनरिजर्व पावर सप्लाई। चलिए ए ऑप्शन है, वेरी गुड। चलिए यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है भाई? यूपीएस का फुल फॉर्म आपका है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं लोग, हम यूपीएस है उसके। यूपीएस का मतलब है कि लाइट कटने के बाद भी उसको एक सप्लाई का सोर्स, मतलब उसको सप्लाई, सोर्स ऑफ सप्लाई कह सकते हैं, यह मिलता रहता है। मतलब कि लाइट वगैरह जाने के बाद भी बैकअप देने का काम करता है कौन? वह है आपका यूपीएस। यूपीएस का फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ध्यान सुन लीजिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। यानी कि जो अंतर्निहित है, जो आपके अनइंटरप्टेड है, वह पावर सप्लाई आपका यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार किसी वस्तु पर न्यूनतम होगा? पृथ्वी पर किसी पिंड का जो भार होगा वो किसी वस्तु पर न्यूनतम होगा।
पृथ्वी के केंद्र पर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा, या फिर आपके उत्तरी ध्रुव पे होगा, कहाँ पे होगा, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी पर जो न्यूनतम भार होगा किसी भी वस्तु का वह कहाँ पे होगा, पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे, उत्तरी ध्रुव, और इनमें से कोई नहीं। रीमा करें ऑप्शन नंबर बी उत्तर। चलिए वेरी गुड, चलिए देख लेते हैं। हमने इसका आंसर सर भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो सबसे कम होता है। ऐसा क्या रीजन है, तो आप जानते हैं कि आपका फॉर्मूला होता है कि m बराबर W बराबर mg। जो आपका वेट होता है वो क्या होता है, W बराबर mg आपका एक फॉर्मूला होता है। और यह m का मतलब यहाँ पे आपके मास से, g का मतलब यहाँ पे आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो यह जो आपके वह भूमध्य रेखा सबसे कम होने की वजह से आपका जो वेट होता है, जो भार होता है, वो आपका सबसे कम कहाँ पे होता है, सबसे कम आपका होता है भूमध्य रेखा पे, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, फॉर्मूला भी याद रखेंगे, W बराबर mg होता है। और पृथ्वी पे अगर किसी वस्तु का सबसे कम जो भार होगा वह होगा आपके भूमध्य रेखा पे, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु से हम लोग मान लीजिए 60 किलो के हैं, और अगर हम लोग विषुवत रेखा इक्वेटर पे चले जाएं तो फिर हम लोग का एज थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग का वेट जो है थोड़ा सा कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को किससे नापा जाता है, किस उपकरण से नापा जाता है, स्पीडोमीटर, माइक्रोमीटर, ओडोमीटर और एक्सीलरोमीटर। किससे मापते हैं किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पे हम स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं कि बाइक कितनी तेज चली, हम नहीं आपसे पूछ रहे हैं, हम यह पूछ रहे हैं कि दूरी किससे मापते हैं, कि आप कितनी दूर आ गए हैं, कैसे पता चलेगा। चलिए सी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर ए भी दे रहे हैं, आइए देख लेते हैं। हमने कहा इसका आंसर हो जाएगा ओडोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओडोमीटर से हम दूरी नापते हैं, स्पीडोमीटर से हम स्पीड नापते हैं। भाई हमने पहले कहा स्पीड नहीं पूछ रहे हैं हम आपसे, हम पूछ रहे हैं कि दूरी, दूरी ओडोमीटर से नापी जाती है, जो कि पहिए में लगाया जाता है। आप जानते हैं ना बाइक की जो पहिए होते हैं, पहिए में लगाया जाता है आपका ओडोमीटर। तो ओडोमीटर बाइक के पहिए में लगाया जाता है, स्पीडोमीटर जो है ना, यह आपके यह बताता है कि आपकी कितनी स्पीड में गाड़ी है। तो यह आपकी स्पीड को बताता है, जबकि यह आपके किसको बताता है, यह आपके पहिए में लगे हुए एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके दूरी को बताता है कि आप कितनी दूर जो है चल चुके हैं, ठीक है। तो आई होप जो है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच। और यह था आपका आज का पहला क्लास स्टैटिक जीके का, जो कि लेक्चर 1 था, और इसमें हम लोग चर्चा की आज 1 से 15 तक के क्वेश्चन का। और ऐसे डेली बाय डेली हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे। अगर टोटल आपके 1500 क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, तो ये मान चलिए कि आपके 100 लेक्चर या आप जब तक घर पे हैं तब तक आपको पूरा पूरा छोटे छोटे वीडियोज में आपको पूरा का पूरा। और अगर इतना आप कर लेंगे, एक है स्टैटिक जीके प्लस साइंस और प्लस बीच बीच में जो आपको स्टैटिक पॉइंट्स हम देंगे, अगर वह आप कर ले गए तो फिर आपको कहीं से कोई डाउट्स नहीं होना है, और आपके नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत जल्द इस पे भी आपको क्विजेज वगैरह रेगुलर वे में मिलनी शुरू हो जाएंगे। बाकी क्विजेज तो आपको मिलती ही रहते हैं टेलीग्राम पे, उसे आप लोग अटेंड भी किया करें, ठीक है। जो भी बच्चे नए हों इसे आप लोग ज्वाइन करिए। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।